वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए हम एक बार कूलम्ब्स लॉ को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो कोई बताएगा? हाँ बेटा जाओ, वेरी गुड। क्या है कूलम्ब्स लॉ से हम फाइंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कूलम्ब्स लॉ में हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर क्या लेंगे हम? इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड्स लेते हैं Q1 Q2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भी सिंपली अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और जब हम इस साइन को हटाते हैं तो हम यहाँ पर एक कूलम्ब ये कांस्टेंट लेते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या है ये? कूलम्ब्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू K इज इक्वल टू 9 इंटू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये भी SI यूनिट में है, मतलब हम यहाँ पर जब SI यूनिट लिखेंगे तब ये वैल्यू आएगी, तो ये भी ध्यान रखोगे। तो कूलम्ब्स लॉ तो तुम्हें आ गया समझ, मतलब रिवाइज कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म पे। तो वेक्टर फॉर्म की जरूरत ही क्यों पड़ रही है इसमें? वहां हमने निकाला था मैग्नीट्यूड, पर फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना हमें, इसलिए हम इसकी वेक्टर फॉर्म लेंगे। तो इसके लिए हम दो चार्जेस जैसे ले रहे हैं कि ये Q1 चार्ज है और ये यहाँ हमने ये Q2 मान लिया, R डिस्टेंस पर हैं ये दोनों। तो इसके लिए हम एक केस ये ले लेते हैं कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। अब Q1 Q2 अगर 0 से बड़े हैं तो इन चार्जेस के बारे में तुम्हें क्या पता चल रहा है? कैसे हैं ये चार्जेस? फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लग रहा है। चार्जेस कैसे हैं? लाइक चार्जेस, दोनों एक जैसे होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। इसी का दूसरा केस भी ले लेते हैं हम। उस केस में ये जो Q1 और Q2 हैं, इनमें हमने इस तरह से लिया कि Q1 Q2 लेस देन 0, मीन्स यहां तुम्हें ये समझ आ गया कि कौन सा फोर्स लग रहा है इनमें? रिपल्शन। यहां तुम्हें समझ में आ गया। अब कैसे चार्जेस हैं ये? अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस हैं तो कौन सी फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्शन। तो यहां पे होगा अट्रैक्शन। अनलाइक चार्जेस कैसे हुए? देखो Q1 Q2 लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव कब आएगा? दो तुम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब आएगा? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। क्या कोई और तरीका है नेगेटिव आने का? दो पॉजिटिव नहीं आएंगे नेगेटिव, दो नेगेटिव वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर एक प्लस है और एक माइनस है तभी नेगेटिव आएगा, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या होगा? उनमें अट्रैक्शन होगा। तो अब ये जो चार्जेस हैं हम वेक्टर फॉर्म फोर्स की ले रहे हैं, तो इसमें पहले हम लेंगे कि Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, दोनों ही चार्ज है। चार्ज का काम क्या है? फोर्स लगाना। तो Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं F12 से। F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। क्लियर है ये सबको? तो अब जब हम इस पे देखें कि ये 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है तो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस साइड या फिर इस साइड? बताओ किस साइड लगाएगा? ये 2 1 पर फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा? जबकि दोनों सेम चार्ज हैं, किधर लगाएगा? राइट में ना। तो इधर क्या लिख दें हम? F12 की डायरेक्शन। सेम ऐसे ही इस साइड क्या आएगा? F21 की डायरेक्शन आ जाएगी। अब हमें लेना है इनके लिए यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर।
तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम ये F12 लिखें तो F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और यहां पर ही हम लिख देते हैं यूनिट वेक्टर R12, और ये R12 हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग, इसको हम इसी की डायरेक्शन में ले रहे हैं F12। देखो तुम्हें कुछ बुक्स में ना F12 के साथ R21 लिखा मिलेगा, जैसे SL अरोड़ा देखोगे तुम तो, और NCERT में F12 के साथ R12 ही लिखा मिलेगा। तो हम NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जहां हम ये R12 ले रहे हैं यूनिट वेक्टर, इसको हम F12 के ही डायरेक्शन में ले रहे हैं। मींस R12 किस डायरेक्शन में आएगा? समझ आया? जिस डायरेक्शन में F12 है उसी डायरेक्शन में हम R12 ले रहे हैं। सेम ऐसे ही इधर R21। अब तुमने एक चीज नोटिस की कि ये दोनों फोर्स, दोनों डायरेक्शन कैसी हैं? रिपल्सिव, दोनों एक दूसरे से चार्ज दूर जाएंगे और सेम डायरेक्शन उनके लिए यूनिट वेक्टर की है। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। इसके लिए अब हम वैल्यू लिख लेते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए हम लिख देंगे यूनिट वेक्टर R। बस हो गई वेक्टर फॉर्म। किसी को कोई डाउट है? ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एक फोर्स हमने निकाल लिया, सेम ऐसे ही अब हम F21 भी निकाल सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो सेम ऐसे ही नाउ अब क्या निकाल लें हम ऐसे? F21 क्या होगा? F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो अब इस पर जो ये फोर्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर R21 क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग F21। अब यहाँ F21 क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसका मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है। ये दोनों ही किसके इक्वल हैं? सेम वेक्टर R के, डिस्टेंस ही तो बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसको माइनस लगा के लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दें अब R12। माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये जो R21 है यूनिट वेक्टर, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है R12 के। दिख रहा है ना डायग्राम से भी कि ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो अब इससे अगर हम इसको मान लें हम कि ये है 2 और इसको मान लें 1, तो जब हम 1 + 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? F12 + F21 इज इक्वल टू 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। F12 + F21 की वैल्यू क्या आएगी? भाई दो वेक्टर हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो ये दोनों आ गए 0 ऐड करने पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। देखो वेक्टर फॉर्म तो ये है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, या ये भी वेक्टर फॉर्म है। ये तो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एग्जाम में कूलम्स लॉ तो जनरली लिखने के लिए आता नहीं है, लेकिन कभी कभी 1 नंबर में उसकी वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आ जाती है। तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म, और इससे हमें क्या मिला? क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? 11th में ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को अग्री करता है, फॉलो करता है। मींस एक चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा चार्ज भी उतना ही फोर्स लगाएगा पहले पे। यही तो है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसकी कंडीशंस देख लो जो तुमने कूलम्स लॉ में पढ़ी है। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस ओनली। स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, और ये इसकी लिमिटेशन बोल सकते हैं कि लिमिटेशन स्टेशनरी मतलब चार्जेस रेस्ट में हो। तो कूलम्स लॉ वहीं अप्लाई होगा जहां पर चार्जेस रेस्ट में हो। क्यों?
क्योंकि जो चार्ज जब मूव करने लगता है ना तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। अभी तुम सिर्फ यहाँ पे क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की, लेकिन मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है, तो यहाँ पे फिर लॉरेंज फोर्स लगेगा, कूलॉम फोर्स नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इसलिए स्टेशनरी चार्ज लेते हैं इसमें और पॉइंट चार्जेस लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पर चार्जेस किसी शेप के हों, बड़े चार्जेस हों, तो हम ये कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम फिर डिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे ये आर। मान लो ये एक चार्ज कुछ तुमने शेप के ले लिए, तो अब ये आर तुम्हें यहां से डिफाइन करनी है, या ये आर तुम्हें यहां से डिफाइन करनी है, या फिर ये आर तुम्हें इनके सेंटर से लेनी है। तो ऐसे हमारे पास ये अलग अलग सिचुएशन बन जाएंगी, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि चार्जेस तो जो भी हैं, यहाँ वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, यहाँ वाला भी लगाएगा, तो तुम कौन सा फोर्स निकालोगे, कौन सी डिस्टेंस लोगे। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्जेस लेते हैं। और इसमें एक और पॉइंट भी है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। जो ये चार्जेस के बीच में ये फोर्स है, ये देख रहे हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ वैसे हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं। जैसे कोई भी चार्ज है, वो फोर्स लगा सकता है, तो कितने एरिया में वो फोर्स लगा सकता है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अब जैसे चार्ज है, उसके पास में क्या है, मतलब चार्ज की तुम फील्ड देखो, जैसे ये कोई चार्ज क्यों लिया, तो इस तरह स्फीयर की शेप में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब स्फीयर की शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ के पोर्शन में ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आएंगी, मींस कम एरिया में उतनी ही फील्ड है। मतलब तुमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी अमाउंट नोट कर लिया, जैसे तुमने 10 लाइंस ले ली कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, वो 10 लाइंस इतने इस तरह से हो गई, 4 5 6 7 8 9 प्लस चार्ज है अगर ये, तो लाइन बाहर की तरफ आती है। ये सब अभी हम और आगे एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब तुम ये देखो कि यहाँ इतने एरिया में, ये कोई भी इसका एरिया लो, जैसे हमने ये एक एरिया लिया, कितनी लाइन आ रही है इसमें, कितनी लाइन इस एरिया से पास हो रही है, इस एरिया से कितनी लाइन पास हुई, 3। अब मैं इतना ही सेम एरिया यहाँ पर बनाऊं, तो क्या तब भी 3 लाइन्स ही पास हो रही हैं? क्या हुआ, अब नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही हैं कम हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतने सेम एरिया के लिए अब कम हो गई है, मींस फोर्स भी कम हो जाएगी। लेकिन अब ये किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे। क्यों? क्योंकि जो फील्ड है वो स्फीयर की शेप में ली गई है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया जो है, और एरिया में क्या आता है, स्क्वायर आता है ना। क्या सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे, इसलिए यहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ लिया जाता है। तो अभी तुम्हें ये क्लियर हो गया वेक्टर फॉर्म।